सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। और आज हम एक बार फिर से देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है और ये है हमारा प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। देखो, इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने पीछे एक वीडियो में किया है और यहाँ पर हम देखने वाले हैं गोलीय दर्पण। तो प्लेन मिरर से संबंधित जितनी भी बातें थी जो हमको करना चाहिए था उसको हमने क्लियर करने का प्रयास किया है। और यहाँ पर हम देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है और गोलीय दर्पण किस प्रकार से बनाया जाता है। साथ ही जैसे हमने समतल दर्पण में पढ़ा था कुछ परिभाषिक शब्दों को, इसी प्रकार से गोलीय दर्पण में भी हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कुछ बातों को गोलीय दर्पण में से परावर्तन को समझने के लिए। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण या गोल मटोल आईना बोलते किसको है? जाहिर सी बात, दर्पण मतलब क्या होता है? दर्पण का मतलब होता है वैसा परावर्तक सतह होना चाहिए जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन हो, है ना। हमने क्या कहा? प्रकाश से नियमित परावर्तन हो। कहने का मतलब यह है कि दर्पण वह वस्तु होता है जिसमें हम अपना इमेज देख पाते। इमेज तभी देख पाएंगे जब प्रकाश का नियमित परावर्तन किसी भी सतह से होगा। अगर नियमित परावर्तन नहीं होगा तो हम यहाँ पर अपना इमेज नहीं देख पाएंगे। अच्छा, नियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है ये भी तो समझ में आना चाहिए। देखो, नियमित परावर्तन का मतलब होता है वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश अधिकतर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। 80%, 90%, 95% प्रकाश का परावर्तन हो जाता है और प्रकाश का परावर्तन जो है एक ही डायरेक्शन में होता है ना, एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तब जाके हम अपना इमेज वहाँ पर देख पाते हैं। अधिकतर वस्तुएं जो होती है उसमें नियमित परावर्तन होता ही नहीं है। जैसे घर की दीवार, चेयर हो गया, टेबल हो गया, यहाँ नियमित परावर्तन होता ही नहीं है। जब नियमित परावर्तन नहीं होगा इसका मतलब क्या है? प्रकाश टकराएगी और इधर उधर भाग जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर हम अपना इमेज कुर्सी में, टेबल में यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, जबकि आईना में देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण, अब यहाँ पर देखो गोलीय दर्पण का बात हो रहा है। दर्पण मतलब आईना और गोलीय मतलब गोल। अगर दर्पण गोल है तो उसको हम लोग गोलीय दर्पण बोलेंगे। इतना बात समझ लो, अगर गोलीय दर्पण है, गोल है दर्पण, तो उसको हम लोग गोलीय दर्पण बोलेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें, एक चम्मच को उठा लो, है ना, चम्मच को उठा लो। चम्मच को उठा के देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? देखो, चम्मच को उठाएंगे और देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा नजर आता है। चम्मच ऐसा नजर आता है हमारा चम्मच। तो ये जो चम्मच नजर आ रहा है ना, अब ये इसका हैंडल भी बनाना पड़ेगा ना। चलो जी, हैंडल बन गया। तो ये जो चम्मच नजर आ रहा है ना, इसका एक भाग देखो धंसा हुआ है, दूसरा भाग उठा हुआ है ना। और चेहरा हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। चम्मच के अंदर देखेंगे तो दोनों तरफ से चेहरा हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो अगर कोई आईना मिल जाए ना हमको चम्मच के तरह, तो उसको हम लोग कौन सा दर्पण बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। चलो जी, बनता कैसे ये स्फेरिकल मिरर? समझ तो आ गया चम्मच को कि ये इसको हम लोग गोलीय दर्पण बोलेंगे, लेकिन बनेगा कैसे? देखो, गोलीय दर्पण बनाने के लिए ना हमारे पास क्या हो सकते हैं और जरा हम बात कर लें। मान लो हमारे पास एक फुटबॉल के तरह का एक गोला है, इस तरह का, ठीक है। और ये गोला जो है ना, ये किसका है? कांच का है, मतलब शीशा का है। किसका बोले तो इंग्लिश में ग्लास है, ठीक है। कांच का एक गोला है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उसके आर पार हम इजीली देख सकते हैं। ऐसा गोला लेना है। इस गोले को क्या करना है? दो बराबर भाग में डिवाइड कर देना, इस तरह से। इसको काटा, हमने काट दिया, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से अगर काटेंगे ना तो इसका दो पार्ट बनेगा। पहला पार्ट तो ऐसा निकल के आएगा और दूसरा पार्ट हमारा ऐसा निकल के आएगा, ठीक है। ऐसा दो पार्ट निकल के आएगा ना अगर इसको बीच से हटाएंगे तो। चलो, अब अपने को करना क्या है? अब देखो, इसका दो सतह है, एक तो ये वाला सतह है, एक ये वाला सतह है, एक इधर वाला सतह है, एक इधर वाला सतह है। अगर देखो हम अगर इस वाले सतह को पेंट कर दे, रंग दे, किस वाले? उठे सतह को रंग दे। उठे सतह को ये क्या कर रहे हैं? रंग रहे हैं। समतल दर्पण में बताए थे ऐसा पेंट किया जाता है। अगर उठे सतह से रंग दे तो जाहिर सी बात है जिस सतह को हम रंगेंगे वहां प्रकाश का नियमित परावर्तन
नहीं होगा। परावर्तन तो होगा लेकिन नियमित परावर्तन नहीं होगा। जिस सतह को हमने रंगा वहां से नियमित परावर्तन नहीं होगा। तो उठे सतह को यदि रंग रहे हैं तो परावर्तन जो है धसे हुए सतह से होगा। किधर से होगा? यानी प्रकाश की किरणें यहाँ आएगी, टकराएगी, तो यहाँ पर धसे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि अगर धसे हुए सतह का रंग दे तो क्या होगा, तो धसे हुए सतह को रंगेंगे ना बच्चा, तो ये प्रकाश का परावर्तन जो है उठे हुए सतहों से होगा, इधर से परावर्तन होगा। ठीक है, प्रकाश आएगा, टकराएगा, इस प्रकार से लौट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस गोला को काटा गया जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, फुटबॉल की तरह सा, बीच से हमने काटा, खोखला गोला था। तो इस प्रकार से हमारे पास दो साइड प्राप्त होता है। एक को उठे हुए सतह का रंग दिया, दूसरे को धसे हुए सतह का रंग दिया। अगर उठे हुए सतह को रंगेंगे तो प्रकाश आकर के टकराएगा, नियमित परावर्तन धसे हुए सतह से होगा। अगर धसे हुए सतह को ही रंग दे तो नियमित परावर्तन उठे हुए सतह से होगा। जब धसे हुए सतह से परावर्तन होता है तो इस प्रकार के दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, मतलब कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। जब उठे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बोले तो उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। परिभाषा देखना है, चलो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। वैसा दर्पण, देखो दर्पण है ये अब इधर वाले को रंग दिए हैं तो जो प्रकाश की किरणें आएगी वो परावर्तन कहाँ से होगा? उसका धसे हुए सतह से होगा ना। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो अवतल दर्पण कहते हैं। अब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, मतलब धसे हुए सतह को हमने क्या किया है? रंग दिया है। तो परावर्तक सतह देखो उठा हुआ है, तो ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। तो उत्तल दर्पण बनता कैसे है समझ में आ गया? चलो जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बातों को यहाँ पर हमको जान लेना है। ठीक, तो हमने समझना क्या है, जरा बात कर ले। तो यहाँ से अपने पास है क्या? देखो यहाँ से हमारे पास है, समझ लो, दो भाग कर लेते हैं इसको। एक दर्पण हम यहाँ पर ड्रॉ कर ले, एक दर्पण हम यहाँ से ड्रॉ कर ले, थोड़ा छोटा कर रहे हैं, और एक दर्पण हमने यहाँ से ड्रॉ करना है। चलो, हमने उत्तल और अवतल दोनों बना रहे हैं। तो यहाँ से देखो ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसको हमने उठे हुए सतह को रंग दिया तो उत्तल दर्पण बन गया, और इसके धसे हुए सतह को हम रंग दे रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। ये उत्तल दर्पण बन जाएगा और ये हमारा अवतल दर्पण बनेगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से, अब इस दर्पण में जो है ना, अगर आईना बनाएंगे, गोलीय दर्पण बनाएंगे, इसका कुछ ना कुछ, इस दर्पण का कुछ ना कुछ एक बिल्कुल मिडिल पॉइंट होगा। कुछ ना कुछ क्या होगा? मिडिल पॉइंट होगा, बिल्कुल बीच का बिंदु होगा। ठीक है, और उस बीच के बिंदु को क्या बोलते हैं? बीच के बिंदु को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलेंगे जी? ध्रुव बोलेंगे, और इसको पी से सूचित किया जाता है। तो ये हमारा हो गया ध्रुव। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो पोल। ये हमारा हो गया ध्रुव। ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ठीक है, आ जाओ। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। गोलीय दर्पण के बिल्कुल मिडिल पॉइंट को, बिल्कुल बीच वाले बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। इस तरह से हमने अवतल दर्पण बनाया, इस तरह से हमने उत्तल दर्पण बनाया। इसका बीच का कोई ना कोई एक पॉइंट होगा और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, चलो जी। अच्छा देखो, यहाँ दर्पण जब भी बनाते हैं, हमने क्या कहा? गोला का दर्पण जो बनता है वो गोला का बनता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है एक गोला का ही बना होगा। ठीक है, अब गोला थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, उसके लिए मत करो कि बिल्कुल सीधा गोला होगा। ठीक है, ये एक गोला का बना होगा। ये दर्पण जो बना होगा गोले को काट के बनाया होगा। तो ये जिस गोले का बना है दर्पण, उसका कुछ ना कुछ एक केंद्र होगा। उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? एक केंद्र होगा। इस केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, और इट इज डिनोटेड बाय सी। इसको सी से हम लोग सूचित करते हैं। इसी तरह से ये दर्पण भी देखो, ये दर्पण भी एक गोले का बना होगा, एक गोले का बना होगा।
अब इस गोले का कुछ ना कुछ ध्रुव रहा होगा, इस ध्रुव को बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, इस ध्रुव को बोलते हैं वक्रता केंद्र। मतलब हमने पहले ही क्या बताया था कि अगर मान लो हम दर्पण बना रहे हैं ना, तो एक गोला लेंगे शीशे का, 20 से काट देंगे, 20 से काटने के बाद हमारे पास 2 टुकड़ा इस तरह का प्राप्त हो। अब इसका मतलब ये जो दर्पण बना है ना, इसका कुछ ना कुछ ये इस गोले का बना है, और इस गोले का एक सेंटर तो होगा ना, बिल्कुल बीच में एक सेंटर होगा। उस सेंटर को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, ये बातें समझ में आ गई, वक्रता केंद्र क्या होता है। चलो आ जाओ, तो इसको हम मिटा देते हैं, समझ में आ गया हो तो इसको भी मिटा ले। चलो, तो वक्रता केंद्र समझ में आ गया। ठीक है, मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? चलो यहां से मान लो ये सी है हमारा, और इसका सी यहां पर है। चलो, मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, इसको समझना है हमको। चलो, अगर कोई ऐसी रेखा है जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होके गुजरती है, अगर कोई ऐसी रेखा है जो दर्पण के ध्रुव मतलब दर्पण के बिल्कुल बीच से गुजरती है और साथ ही साथ वक्रता केंद्र से होके गुजरती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, तो देखो यहाँ x डैश एक रेखा है जो दर्पण के ध्रुव से और मुख्य अक्ष होते हुए गुजर रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया और ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया। तो वैसी काल्पनिक रेखा भी बोल सकते, क्योंकि जैसे दर्पण हमारे हाथ में आएगा तो ना ही उसका ध्रुव दिखेगा, ना ही हमारे पास मुख्य अक्ष होगा, ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये काल्पनिक रेखा ही होती है। तो वैसी रेखा जो दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष से होकर के, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र से होके गुजरती है, उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। तीनों चीज समझ में आ गया। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण बना होगा ना, तो उसके ठीक बीच में एक पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। ये दर्पण बना हुआ है, इसके ठीक बीच में एक पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, दर्पण जिस गोले का बना होगा, इसका कुछ ना कुछ एक, ये तो गोले को काट के बनाया गया होगा, इसका एक बिल्कुल मिडिल में कोई पॉइंट होगा, गोले का बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वक्रता केंद्र समझ में आ गया, ध्रुव समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होता है। देखो, P से लेकर C तक के डिस्टेंस को, यानी कि ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। देखो यहां से बिल्कुल आसान है, P से लेके C तक, यहां से लेके यहां तक जो भी दूरी है, अलग अलग दर्पण में अलग अलग हो सकता है। 2 cm, 3 cm, 4 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है P से लेकर C के बीच की दूरी। तो P से लेकर C के बीच की जो दूरी है ना, उसको हम लोग बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो जी, ये हमको यहाँ से वक्रता त्रिज्या, ये यहाँ से हमको समझ में आ जाता है। एक बार देखो, समझने के लिए हम यहाँ पर नामकरण कर दे रहे हैं। ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, समझ लो, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ से ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ठीक है, ये r, वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करेगी, इस दूरी को r बोलते हैं। यानी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? r बोलते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं यहाँ तक की बीच की दूरी। ठीक है जी, वैसी रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो x डैश जो है वो क्या है? हमारा मुख्य अक्ष है। दोनों ही दर्पण में देखेंगे, अवतल उत्तल दोनों में देखेंगे। अच्छा, ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल है और ये उत्तल है। देखो, क्यों अवतल क्यों उत्तल? इसका परावर्तक सतह धसा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन जो होगा धसे हुए सतह से होगा, अवतल दर्पण। प्रकाश का परावर्तन यहाँ से उठे हुए सतह से होगा, तो उत्तल दर्पण। समझ में आ गया? बातें समझ में आ गई? चलो जी, बहुत बढ़िया है। अब अपने को देखना है फोकस क्या होता है। ठीक है, आ जाओ, तो आ जाओ जी। यहाँ पर हमारे पास फिर से 2 दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। क्यों अवतल दर्पण है? यहाँ देखो,
उठा हुआ भाग रंगा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन धसे हुए सतह से अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। क्यों उत्तल दर्पण है? जो धसा हुआ सतह है वो रंगा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन उठे हुए सतहों से उत्तल दर्पण है। अभी हमको समझना है फोकस होता क्या है, फोकस क्या होता है। तो हमने क्या कहा कि इस प्रकार से दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होके जो किरणें गुजरती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोल देंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होके जो किरणें गुजरेगी उसको हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष, ठीक है। दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर हमने एक किरण गुजारा है, यहाँ से रेखा गुजारा है। यहाँ भी हमने दर्पण के केंद्र और वक्रता केंद्र से होकर हमने एक रेखा गुजारा है। अब देखो फोकस होता क्या है। होगा ये कि दोनों दर्पण में, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में बात कर लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराएगी, मतलब इससे प्रकाश की किरणें आएगी और टकराएगी तो मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटेगी, ठीक है जी। मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काट देगी। यहां भी देखो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई और यहां से परावर्तित होने के बाद जो है इस प्रकार से गुजरेगी। तो यहां से देखो मुख्य अक्ष को ये काटती हुई प्रतीत हो रही है। यहां पर एक बात ध्यान देना है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष को रियल में काटता है, ये किरणें जो रियल में काट रही है यहाँ पर अवतल दर्पण, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें जो है ना काल्पनिक रूप से काट रही है, क्योंकि इधर तो आ ही नहीं रही है प्रकाश की किरण, टकरा के तो उधर जा रही है, तो ये काल्पनिक रूप से काट रही है, ठीक है। तो फोकस किसको बोलेंगे? देखो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें आएगी या मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है वो फोकस, दर्पण का फोकस या काल्पनिक फोकस कहलाता है, ठीक है जी। कहने का मतलब क्या है? देखो यहां से एक प्रकाश की किरणें आ रही है, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष जो कि एक्स एक्स डैश है इसको किसी एक बिंदु एफ पर काट रही है। ये जिस बिंदु पर काट रही है ना उसको ही क्या बोलते हैं? फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण में बात करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन हो जाता है और यहाँ से काल्पनिक रूप से क्या देख रहे हैं? मुख्य अक्ष को एफ पर काट रही है। तो इसका मतलब ये जो एफ है ये दर्पण का क्या हो गया? फोकस हो गया। तो फोकस किसको बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है जी। तो देखो अवतल दर्पण, इस बात का ध्यान रखना है, अवतल दर्पण में जो भी होता है वो होता है वास्तविक फोकस, चूंकि वास्तविक कटान हो रहा है ना, वास्तविक रूप से कट रहा है। उत्तल दर्पण में जो फोकस बन रहा है वो होता है काल्पनिक फोकस। क्या होता है? काल्पनिक फोकस, क्योंकि हम देख रहे हैं काल्पनिक रूप से मुख्य अक्ष कट रहा है। फोकस समझ में आ गया? चलो फोकस के बाद फाइनली हमारे पास एक और चीज है जो हमको समझना है, वो है हमारे पास फोकस। अच्छा, फोकस को कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, है ना। फोकस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल, ये हमको याद रखना है। तो यहाँ से हमारा फोकस समझ में आ गया, कैपिटल एफ से सूचित करेंगे। एक होता है अपने पास फोकस दूरी, उस किसको बोलेंगे? फोकस दूरी, फोकस दूरी, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से। किससे? स्मॉल एफ से। किसको बोलेंगे? देखो वक्रता केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि अगर वक्रता केंद्र बोल रहे हैं, ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी P से लेकर के F के बीच की दूरी, P से लेकर के F के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाएगा? ऐसे यहाँ पर स्मॉल ले लिए है ना, यहाँ पर हमको बड़का ले लेना है। चलो P से लेके F के बीच की दूरी जो भी होगा, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, जितना बड़ा दर्पण होगा, जितना छोटा दर्पण होगा उतना माप उसका होगा। तो यहाँ से P से लेकर के F तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी हम लोग कहते हैं। P से लेकर F तक की बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ भी देखो P से लेकर F के बीच की दूरी हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। चलो जी, अब एक बार फटाफट इसको मिटाएंगे और हम पूरा चित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ बनाना है। और चूंकि ये काम आने वाला है ना आगे, तो ये सारा चित्र हमको रिमेंबर यानी कि याद होना चाहिए। आ जाओ, बताना जरा क्या है, क्या क्या है।
बताना जरा, बताना। पहला चित्र हम ये बना रहे हैं, अवतल दर्पण बना रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार, जिस प्रकार से हम बना रहे हैं ना, सेम इसी प्रकार से MM' एक दर्पण है, दर्दनाक नहीं है भाई, दर्पण है। चलो, यहाँ से एक रेखा गुजार रहे हैं जो ध्रुव से होके गुजर रही है। यहाँ पर बिल्कुल P में क्या होगा, ध्रुव होगा, ध्रुव से रेखा गुजार देना है, चित्र बनाना है इस प्रकार से। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। क्या हो गया, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर हमारा होगा C, ठीक है। मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर क्या होगा, C होगा। प्रकाश की किरणें आएगी मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण को किसी बिंदु पर काटेगी, उसको हम लोग बोलेंगे F, यानी कि फोकस, ठीक है। ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस, ठीक है। P और F के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। P और F के बीच की दूरी को फोकस बोलते हैं। P और C के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। P से लेके C तक की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये किस दर्पण में हो गया, अवतल दर्पण में ना। उत्तल दर्पण में भी देखते हैं, आ जाओ। देखो, उत्तल दर्पण में बात कर लेंगे हम। ये हमारा एक उत्तल दर्पण है, आ जाओ, ये उत्तल दर्पण है हमारा, बन गया जी। चलो, बिल्कुल बीच से ऐसा लगता नहीं गुजरा है बीच से, चलो कोई बात नहीं। तो P हो गया हमारा ध्रुव, ठीक है, P हो गया हमारा ध्रुव। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरणें आएगी, टकराएगी और यहाँ से इस तरह से रिटर्न हो जाएगी। इसको काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाएंगे, मुख्य अक्ष को किसी बिंदु F पर प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी। तो ये F जो है ना, वो क्या हो गया, हमारा फोकस हो गया, ठीक है। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं बिंदु यहाँ पर क्या होगा, C होगा हमारा, एक पॉइंट C होगा, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे। P से लेकर के F तक की बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ की बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। P से लेकर के C तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। P से लेकर C तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, समझ में आ जाना चाहिए। देखो आप बहुत मेहनत किए हैं, ठीक है, समझाने के लिए ना। चलो, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़े, चलो।